जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल में से क्या डिफरेंस है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है, इसमें से एक कौन सा ग्राफ आपका डाइपोल का होगा और कौन सा ग्राफ आपका पॉइंट चार्ज का होता है, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 7। आज इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जो दो डेरिवेशन हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक तो ये डेरिवेशन हम करेंगे, ऊपर से इसमें न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल को कुछ हम सॉल्व करेंगे। इसमें एक आता है अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला, वो अप्रॉक्सीमेशन फार्मूला निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, मैंने कहा था जैसे कहा था कि दो इसके फॉर्मूले होते हैं, दो डेरिवेशन होते हैं, दो अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले जाते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, एक्सेल पॉइंट पे। तो क्या है, एक हमारे पास डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, दो बराबर चार्जेज होते हैं और एक प्लस होता है तो एक माइनस होता है। इसकी एक्सियल लाइन ये है, इन दोनों चार्जेस को मिलाते हुए जो लाइन आती है उसको कहते हैं एक्सियल लाइन। यहाँ पर कोई पॉइंट है तो यहाँ पर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इस पॉइंट की डिस्टेंस लेनी पड़ती है। कहाँ से लेनी पड़ती है, डाइपोल के सेंटर से लेनी पड़ती है, किसी चार्ज से नहीं लेनी पड़ती बल्कि डाइपोल के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस को लेना पड़ता है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है आपकी r। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आपको पता है कि डाइपोल की लंबाई हम 2a लेते हैं, ताकि क्यों लेते हैं 2a, क्योंकि इसको आधा करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी a। तो मुझे अगर निकालनी है कि भैया इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो r तो यहाँ से यहाँ तक है, उसमें से कितने माइनस कर दीजिए, a माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस a और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए ज़रा, क्या है, यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, a है। तो पूरी जो डिस्टेंस हो जाएगी नेगेटिव चार्ज से पॉइंट की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो r प्लस ही हो जाएगी। तो कभी भी क्या है, पॉइंट की डिस्टेंस r लेनी पड़ती है सेंटर से और फिर प्लस वाले चार्ज से तो डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस a और माइनस वाले चार्ज से डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस a। अब मुझे पता करना है यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। अरे जितने चार्जेज हैं उतने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक चार्ज है तो होता तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता, दो चार्जेज हैं तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। दोनों को या तो ऐड करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। वो देखते हैं कि किस डायरेक्शन में। प्लस वाले के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ की ओर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा और हमेशा कहाँ की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। और माइनस वाले के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ की ओर होता है, अंदर होता है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है कि कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताते हैं, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर होता है और माइनस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर की ओर होता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर होगा। तो क्या हम इन दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं? अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो बताइए इन दोनों से कैसे निकालेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन दोनों को प्लस करेंगे या इन दोनों को माइनस करेंगे। मैंने बताया था अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इनका तो टोटल जो होता है इनका कैसे निकाला जाता है, माइनस किया जाता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, प्लस वाले में से किसको माइनस करेंगे, माइनस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर दीजिए। अगर आपने प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया और आपने माइनस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, दोनों का डिफरेंस होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। तो ठीक है, अब पहला काम करते हैं कि प्लस वाले ने यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। प्लस वाले ने फॉर्मूला लगेगा पॉइंट चार्ज वाला, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज है। तो इसने यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, r माइनस a का होल स्क्वायर। इसको दे दीजिए फर्स्ट। माइनस वाले ने यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ये सेम फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो माइनस नहीं रखा जाता, माइनस वाले का मॉड रखा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या फोर्स निकालना हो तो चार्जेस के माइनस नहीं रखा जाता, उसका मॉड रखा जाता है। तो Q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो कितनी, r प्लस a है, r प्लस a है।
तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कैसे निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करेंगे, प्लस वाले में से किसको माइनस करेंगे, माइनस वाले को माइनस कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड से नेगेटिव वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर दीजिए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। तो क्या होगा, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, कुछ चीज़ें कॉमन आएंगी, ये कॉमन आ जाएगा, क्यू कॉमन आ जाएगा, तो उसको बाहर लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को बाहर ले लेते हैं, और अंदर क्या होगा, अंदर बच जाएगा एक ये बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो कॉमन आ गया, r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ले लेते हैं, एलसीएम ले लीजिए, r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर, बीच में क्या माइनस, प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैथमेटिक्स में दो फॉर्मूले आप याद कर लेना, a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी एक फार्मूला होता है, वो होता है 4ab। ये फार्मूले आप याद करेंगे, तो इन दोनों को फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो ये जो दिख रहा है a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab। तो यहाँ पे लिख लीजिए 4, a के बदले कितना है r, और b के बदले कितना है a अपॉन, अच्छा इसके स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, r माइनस a, r प्लस a का होल स्क्वायर, स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, मुझे यहाँ पे एक नया बदलाव करना है, मुझे यहाँ पे P लाना है, P आपको पता है कि P, तो P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A। तो इसको यहाँ पे आप लाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, Q तो आपको दिख रहा है, तो 2A कहाँ से लाएंगे, इस चीज़ को तोड़िए, आप दो पार्ट्स में तोड़िए, 2A को अलग कर दीजिए, 2R को अलग कर दीजिए, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करो तो यही तो आएगा वापस, अपॉन, अब देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a का मतलब r स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, q इंटू 2a को लिख लीजिए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q इंटू 2a को लिख लीजिए p इंटू 2r अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनली इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए, तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। लेकिन कभी भी न्यूमेरिकल आता है तो आप मोस्टली इस वाले फॉर्मूले को अवॉइड करिए। क्यों अवॉइड करना है, वो इसलिए कि ये जो डाइपोल होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रोडाइपोल फिजिक्स में तो मिलते नहीं, केमिस्ट्री में मिलते हैं, वो भी मॉलिक्यूल होते हैं। आयनिक मॉलिक्यूल आपने देखा था, जैसे HCl एक मॉलिक्यूल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक डाइपोल है तो इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। मतलब ये जो 2a है जो इतना बड़ा दिखा देते हैं वो वास्तव में इतना बड़ा नहीं होता, बहुत कम होती है। ये समझ लीजिए आपके माइक्रो में होती है, माइक्रो बहुत कम डिस्टेंस होती है, वो इतनी कम होती है कि यहाँ पर जो a है इसको आप इग्नोर भी कर देंगे, इसको यहाँ से हटा भी देंगे तो फॉर्मूले में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो जो वास्तव में होती हैं, जो रियल डाइपोल्स होते हैं, उनका जो a होता है या 2a बोल दिए या a बोल दीजिए, ये काफ़ी कम होता है। ये डाइपोल इतने बड़े नहीं होते हैं, डाइपोल बहुत छोटे होते हैं। a की वैल्यू इतनी कम होती है कि आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। जब आप इग्नोर करेंगे तो एक आसान सा फॉर्मूला आ जाता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2pr अपॉन, ठीक है, यहाँ से a को हटा दीजिए, मतलब a के बदले आप 0 रख दीजिए, हटा दीजिए इसको, तो बचेगा क्या यहाँ पे, r स्क्वायर का
एक स्क्वायर यहाँ, एक स्क्वायर यहाँ, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर मिला आर की पावर 4। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। जब भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो कोशिश करिए इसको अवॉइड करिए, और जो भी निकालना है आप इस फॉर्मूले से अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है, सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास ये एक डाइपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसके सेंटर से जो जाने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, अगेन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक प्लस वाले के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक माइनस वाले के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो माइनस वाले ने यहाँ पर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, आप क्या करेंगे, इसको मिलाइए, और मिलाने के बाद माइनस वाला हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर प्रोड्यूस करता है, अंदर की ओर, अपनी ओर प्रोड्यूस करता है। और प्लस वाले के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर, प्लस वाले को मिलाइए, एक लाइन मिलाइए और इस लाइन को आगे ड्रॉ करिए। प्लस वाला अब अंदर की ओर ना करके इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर प्रोड्यूस करता है, बाहर की ओर प्रोड्यूस करता है। तो क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए, मैंने इसको E1 बोल दिया, यहाँ पे इसको E2 बोल दिया। E1 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, वो हमेशा अपनी ओर होगा, और E2 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वो हमेशा कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके सामने है। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ से पॉइंट की डिस्टेंस मान लेते हैं x है, ये पॉइंट की डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से मान लेते हैं x है, तो पॉजिटिव चार्ज से भी यहाँ पर की डिस्टेंस कितनी होगी, x होगी, क्योंकि सिमेट्रिकल है, बीचों बीच लाइन है, तो ये दोनों एक जैसे ट्राइंगल है, तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ पर भी होगी। अगर इसको x लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या करेंगे, एक इसके बीचों बीच आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये ऊपर वाला एंगल भी थीटा होगा और नीचे वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब क्या काम करना है आपने, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। हमने इससे पहले क्या बात की थी, हमने इससे पहले बात की थी अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाते हैं, 2 वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या हो जाते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे 2 वेक्टर ना तो सेम डायरेक्शन में, एक ऊपर की ओर है एक नीचे की ओर है, 2 वेक्टर ना तो सेम डायरेक्शन में ना एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है E1 और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, इसको कह दिया आपने E2, इसको नाम दे दिया आपने E2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, कई तरीके हैं इनके बीच का एंगल। अगर ये एंगल थीटा ले रहे हैं तो ये नीचे वाला, देखिए मैंने क्या कहा था, इसके 2 पार्ट कर दिए, नीचे वाला एंगल भी थीटा हो गया और ऊपर वाला पार्ट भी क्या हो गया, थीटा हो गया। सबसे पहला तो ध्यान देना, इसने जो इतने यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, और डिस्टेंस भी बराबर है। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी प्रोड्यूस करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका मैग्नीट्यूड E1 लिखा है हमने, इसका मैग्नीट्यूड E2 लिखा है। ये E1 और E2 बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का चार्ज भी सेम है और दोनों से पॉइंट की डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो E1 और E2 क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान देना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, ना आप प्लस करोगे इन दोनों को, ना आप माइनस करोगे दोनों को। तो तरीका क्या है, वेक्टर मेथड से आप सॉल्व करेंगे। वेक्टर मेथड में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर के कंपोनेंट कैसे निकाले जाते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर है कोई A और ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। किसी भी वेक्टर के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक थीटा साइड के कंपोनेंट को कहते हैं A cos थीटा और दूसरे साइड के कंपोनेंट को कहते हैं A sin थीटा। इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोला जाता है और इसको वर्टिकल कंपोनेंट बोला जाता है। तो अगर वेक्टर ऐसा होता है, मान लेते हैं इस तरह का वेक्टर होता है, तो इसके 2 कंपोनेंट निकालने पड़ते हैं। एक इस, मान लेते हैं ये थीटा है, एक थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जाता है उसको क्या कहोगे आप, A cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसको क्या नाम देंगे आप, A sin थीटा। तो सिमिलरली, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसके भी 2 पार्ट करेंगे, 2 कंपोनेंट डाल देंगे और इसके भी 2 कंपोनेंट निकालते हैं। कंपोनेंट निकालने से थोड़ी आसानी हो जाती है, वो कैसे होती है अभी हम देखते हैं। इसके 2 कंपोनेंट निकाल दीजिए, एक तो थीटा की डायरेक्शन में आएगा, इसको कहेंगे
E2 cos थीटा और एक इसके वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा उसको कहेंगे E2 sin थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट आ गए। ये जो वेक्टर है इसका एक कंपोनेंट इधर को आ गया और एक कंपोनेंट ऊपर की ओर आ गया। ऐसे ही E1 के भी दो कंपोनेंट ले लीजिए। E1 का ध्यान देना, एक कंपोनेंट तो इधर को ही आएगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। इधर को जो कंपोनेंट आएगा, थीटा साइड का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, E1 cos थीटा, और नीचे की ओर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा E1 sin थीटा। अब हमने क्या करना है, ये जो दो वेक्टर हैं, इनके बदले हम इनके कंपोनेंट को ले लेते हैं। इनको हटा दो, इनके बदले क्या आ गए, इनके कंपोनेंट्स आ गए। जो दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं इनके बदले इनके दो कंपोनेंट्स आ गए। दो कंपोनेंट इधर को, एक कंपोनेंट इधर को, एक कंपोनेंट इधर को आ गया। ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि E1 और E2 बराबर हैं, थीटा भी बराबर है, एक नीचे खींच रहा है एक ऊपर खींच रहा है, तो ये और ये दोनों तो एक दूसरे को गायब कर देंगे। तो बचे क्या, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इन्होंने जीरो कर दिया, बचे क्या टोटल, केवल ये वाला कंपोनेंट बच गया, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। बस ये दोनों बच गए आपके। बाकी ऊपर वाला जो कंपोनेंट है E2 sin थीटा और नीचे वाला जो कंपोनेंट है E2 sin थीटा, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, सारे कैंसिल हो गए, तो बचे केवल दो। अब हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल ये दो बचे हैं, बाकी सब गायब हो गए। ये तो इसलिए गायब हो गए, इनके कंपोनेंट निकाल दें, इनके बदले इनके कंपोनेंट आ गए। ऊपर वाले कंपोनेंट क्यों गायब हो गए, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। टोटल सारी चीज़ें एनालाइज करके आप देखो कितने बचे, केवल ये दो कंपोनेंट बचे हैं। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप इन दोनों का निकालना है तो ये आपके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड केवल ये दो बचे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में बचा क्या होगा आपके पास, एक तो बचा है आपका E1 cos थीटा और एक बचा है आपका E2 cos थीटा। बाकी क्या हुआ भाई, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कहाँ गए, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपको ये अगर आप निकाल सकते हैं तो यही इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्योंकि E1 और E2 बराबर हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा क्या होगा, 2E1 cos थीटा। क्योंकि यहाँ पर E1 आएगा, E2 को आप E1 लिख सकते हैं, दोनों सेम है, तो 2E1 cos थीटा। E1 क्या है, चाहे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो E1 या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो यहाँ पे E1, तो E1 क्या होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू, भाई इसके द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए तो कितना होगा, वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E1 के बदले लिख रहा हूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, चार्ज कितना है Q, अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ले रखी है आपने, x² cos थीटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों के कंपोनेंट निकाले, वर्टिकल कंपोनेंट को हमने गायब कर दिया, इसने इसको समझ लीजिए कैंसिल कर दिया, बचे केवल दो कंपोनेंट, E1 cos थीटा इसका, E2 cos थीटा इसका, ये दोनों बचे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो यही आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। अब ये E1 क्या होगा, किसी एक का इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, और ये क्या है 1/4 पाई इसका निकाल चुके हैं। अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं और यहाँ पे x की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पॉइंट से, सेंटर से पॉइंट की जो डिस्टेंस ली जाती है वो हमेशा कितनी ली जाती है, r। मतलब कोई भी पॉइंट होता है उसकी जो डिस्टेंस से ली जाती है सेंटर से वो कितनी ली जाती है, r, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, a। तो आप x निकाल सकते हैं, x क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसको बोल दीजिए √r² प्लस a², या इसको ऐसा बोल दीजिए x = r² प्लस a²। अंडरूट क्या माना जाता है, पावर आधी मानी जाती है, चाहे अंडरूट में लिखो चाहे पावर आधी में लिखो, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू पता है, और cos थीटा बताइए कहाँ से निकलेगा, cos थीटा निकलेगा, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है और यहाँ पे थीटा दिख रहा है, यहीं से आप cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका ये है, सॉरी, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो बेस है वो a के बराबर है और हाइपोटेनियस किसके बराबर है, x के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका a/x। तो आपके पास cos थीटा है और पहले cos थीटा की वैल्यू रखिए, बाद में x की वैल्यू रखेंगे। तो क्या करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 आप यहाँ पे लिख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q
अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं, ए अपॉन एक्स इसको रीअरेंजमेंट करिए 1/4πε0, इसको लिखते हैं q इंटू 2a लिख दें अपॉन x की पावर 3 लिख देते हैं, इसको x स्क्वायर इंटू x क्या है, ये वाले डिस्टेंस बोलो चाहे आप ये वाले डिस्टेंस बोलिए। अभी x की वैल्यू निकाली थी हमने, इतनी निकाली तो यहाँ पे रख लीजिए 1/4πε0, q इंटू 2a को क्या लिखते हैं आप, p अपॉन x है क्या, x है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2, ये तो x है, और साथ में यहाँ पावर क्या है 3, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनल फार्मूला बन गया आपका 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये है इसका सही फार्मूला। फिर से वही बात, क्योंकि डाइपोल बहुत छोटे होते हैं, तो अगर डाइपोल बहुत छोटे होते हैं तो यहाँ पे a को आप इग्नोर कर सकते हो। अगर a काफ़ी कम होता है r के कंपैरिजन में तो क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला जिस पे आपने न्यूमेरिकल करना है 1/4πε0 p अपॉन क्या करेंगे, इस a को छोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा r स्क्वायर बाहर से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब। तो जो न्यूमेरिकल आपका आएगा आप किस पे करेंगे, इस पे करेंगे। इस पे आप ना ही करो तो अवॉइड करो तो बहुत अच्छी बात है। जो भी न्यूमेरिकल आते हैं आपके, इस पे आप सॉल्व करेंगे तो सही आपका आंसर आ जाएगा। जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल में से क्या डिफरेंस है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है, इसमें से एक कौन सा ग्राफ आपका डाइपोल का होगा और कौन सा ग्राफ आपका पॉइंट चार्ज का होता है, इसको समझते हैं। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने पड़ेंगे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का क्या होता है 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर, और अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला निकाला था, चाहे वो इक्वेटोरियल, अच्छा इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है या एक्सियल लाइन पे क्या होता है, चलो एक्सियल लाइन का लिख लेते हैं 1/4πε0 क्या होता है 2p अपॉन r क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब, ये होता है। तो इसको देखने से पता चल रहा है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और यहाँ पर क्या होता है दोनों केसेस में देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, बस यही बेसिक डिफरेंस होता है। यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़े कम होगा और यहाँ पे धीरे धीरे कम होगा। मतलब ग्राफ क्या होता है, आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। अगर आपके पास, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यहाँ पर भी यही होगा, डिस्टेंस बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, उल्टा रिलेशन है। तो यहाँ पर दोनों सेम दिखा रहे हैं, भाई डिस्टेंस बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। तो क्या है ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ये ग्राफ अगर आपको दे रखे हैं तो ये A है, ये आपका B है, तो इनके बीच में क्या होगा A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B, ग्राफ ये होगा A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर। अगर स्क्वायर बढ़ गया तो थोड़ा स्लो तेज़ी से कम होगा, अगर यहाँ पे A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B की पावर 3 तो और तेज़ी से कम होगा। मतलब जितनी पावर बढ़ेगी उतनी तेज़ी से ये क्या होगा ग्राफ नीचे जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कौन ग्राफ तेज़ी से नीचे जाएगा, डाइपोल का ग्राफ तेज़ी से नीचे जाएगा, बहुत तेज़ी से कम होगा। तो ये हो जाएगा डाइपोल का और ये हो जाएगा पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज का स्लोप कम होगा और डाइपोल का स्लोप क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। तो इसके अगले वाले पार्ट में कुछ हम न्यूमेरिकल्स को तो अगले वाले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं इसके बेसिक न्यूमेरिकल्स और थोड़ा सा एडवांस न्यूमेरिकल्स। चलो।